Hello friends, welcome back to English with Yukta Kumari. So in this video, I am going to discuss with you a question, what is a difference between assessment of learning and assessment for learning. So friends, ये क्वेश्चन बीएड सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट यूनिट का ही ये क्वेश्चन है, तो इसको हमने कैसे अटैम्प्ट करना है एग्जाम में, लेट्स सी इन दिस वीडियो. सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना सेक्शन लिखना है, जिस सेक्शन का आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करने जा रहे हो. उसके बाद आपने क्वेश्चन लिख के नंबरिंग दे देनी है, जो भी आपकी नंबरिंग रहेगी, जो भी क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करने जा रहे हो. देन आफ्टर दैट यू हैव टू राइट अ क्वेश्चन विद ब्लैक पेन और अपने फुल क्वेश्चन लिखना है. देन आपने एक कोटेशन लिखनी है. तो जैसे हमने असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड फॉर लर्निंग का हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो इसके रिगार्डिंग हम एक कोटेशन लिखेंगे कि असेसमेंट इन एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ गैदरिंग, रिकॉर्डिंग, इंटरप्रेटिंग एंड यूजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट प्यूपिल्स रिस्पॉन्सेज टू एन एजुकेशनल टास्क. कि जो असेसमेंट क्या है, ये इंफॉर्मेशन गैदर करने का, जो रिकॉर्ड करने का एक प्रोसेस है. किसके बारे में? प्यूपिल के रिस्पॉन्स के बारे में, कि उसका क्या रिस्पॉन्स है एजुकेशनल टास्क के प्रति. तो ये कोटेशन किसकी है? हैरी डोड्स एंड कोर्ना स्मिथ. देन आफ्टर दैट आपको एक बॉक्स बना देना है कि क्या उसकी नीड्स हैं असेसमेंट की. तो इसकी नीड्स क्या हैं? फीडबैक है, मोटिवेशन है, इम्प्रूवमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी. आफ्टर दैट आपको कॉन्सेप्ट लिखना है कि असेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या होती है. So see here, concept of assessment become confused when some scholar use it interchangeable with evaluation. ये assessment का जो concept है confuse बन जाता है जब कुछ scholar इसको interchangeable कर देते हैं evaluation के साथ, कि evaluation और assessment को सेम समझने लग जाते हैं. दूसरी साइड on the other hand some consider difference between assessment, evaluation and measurement. बट कुछ जो scholar हैं ये difference feel करते हैं कि assessment इसमें कि जो असेसमेंट है, इवेल्यूशन है, जो मेजरमेंट है, इसमें कुछ डिफरेंस है. आफ्टर दैट असेसमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड डिस्कशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इन ऑर्डर टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग. बट लास्ट में क्या बोला गया है कि असेसमेंट एक ऐसा प्रोसेस है, मतलब इंफॉर्मेशन गैदर करने का और डिस्कशन करने का इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इन ऑर्डर टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग. और किसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की बात करिए यहाँ पे? एक चाइल्ड की. देन आफ्टर दैट आपको डेफिनेशंस लिखनी है. 2 डेफिनेशंस आप लिखोगे. डेफिनेशन की स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए. DEFINITI1, दिस इज स्पेलिंग ऑफ डेफिनेशन. तो फर्स्ट डेफिनेशन वेबस्टर डिक्शनरी से हमने ली है कि असेसमेंट इज अ एक्शन है. ये मतलब काम है, एक एक्शन है, एक प्रोसेस है. सेकेंड एरा, उस एरा की जो डेफिनेशन है इसमें ये लिखा गया कि असेसमेंट इज द systematic process of collecting information about the characteristics of a pupil and characteristics of people and objectives. कि जो असेसमेंट क्या है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, एक कलेक्ट करने का इंफॉर्मेशन किसके बारे में? लोगों के और ऑब्जेक्टिव्स के जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का ये एक प्रोसेस है. तो ये डेफिनेशन है एरा की. नेक्स्ट आपने करेक्टरिस्टिक्स देने हैं कि असेसमेंट की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं. तो उसके साथ आप इसका नेचर भी लिख सकते हो, कि ऐसे एक बॉक्स बना के आपने नेचर लिख देना है कि असेसमेंट का नेचर क्या है. आस्क क्वेश्चन अबाउट स्टूडेंट्स लर्निंग, कि मतलब यहाँ पे स्टूडेंट की लर्निंग के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका ये नेचर है. देन मेक इंस्ट्रक्शनल चॉइस, एनालिसिस स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग, कि स्टूडेंट के अंडरस्टैंडिंग को एनालिसिस करना. कलेक्ट क्लासरूम असेसमेंट डेटा, कि जो क्लासरूम का जो डेटा है उसको कलेक्ट करना. तो ये इसका नेचर है असेसमेंट का. आफ्टर दैट जब आप करेक्टरिस्टिक्स लिखोगे तो हेडिंग दे देनी है. तो इसको कैसे लिखना है? ऑन द बेस ऑफ एक्सपर्ट्स व्यू फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड. मतलब कुछ मतलब जो हमारे एक्सपर्ट्स के व्यूज़ के अकॉर्डिंग कुछ हमने करेक्टरिस्टिक्स एक्सट्रैक्टेड करे हैं, मतलब लिए हैं. तो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स क्या है? कॉन्टिन्यू. तो जो असेसमेंट है ये एक कॉन्टिन्यू प्रोसेस है. स्टूडेंट जो होता है वो कहीं पे भी असेस किया जाता है, कैन बी असेस्ड एनी वेयर एंड एनी टाइम इनसाइड द स्कूल एंड आउटसाइड द स्कूल. तो आपने इतना सा लिख देना है. आफ्टर दैट सेकेंड पॉइंट, जो असेसमेंट होती है वो कॉम्प्रीहेंसिव होती है. कॉम्प्रीहेंसिव मतलब इन दिस मैनी एस्पेक्ट्स आर असेस्ड. मतलब जो बच्चे के ओवरऑल जो एस्पेक्ट्स है, जो कॉम्प्रीहेंसिव होता है दिमाग से रिलेटेड, जो हमारी इंटेलेक्चुअल मेंटालिटी से रिलेटेड होता है. तो यहाँ पे बच्चे के सारे के जितने भी एस्पेक्ट होते हैं वो असेस्ड किए जाते हैं. इट डजंट फोकस ऑन ओनली वन एस्पेक्ट. तो वही बात कि एक एस्पेक्ट पे हम फोकस नहीं करते. इट असेस पर्सनैलिटी, इंटेलेक्चुअल एंड कोग्निटिव एस्पेक्ट. तो उसके हर एक जो कॉम्प्रीहेंसिव जो इंटेलेक्चुअल
पर्सनैलिटी उसको असेस किया जाता है यहाँ पे। इनसाइड एंड आउटसाइड थर्ड पॉइंट, इट मीन्स कि जो असेसमेंट है वो कहीं पे भी हो सकती है। इनसाइड में जो स्कूल के अंदर टीचर्स के द्वारा की जाती है और बाहर जो है पेरेंट्स, टीचर एंड फ्रेंड्स करते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज एजेंसीज, मतलब असेसमेंट में बहुत सारी एजेंसीज को हम इन्वॉल्व करते हैं, जैसे कि होम, स्कूल, एनजीओज और एनी अदर प्रोफेशनल एजेंसीज। तो उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट आता है इवेल्युएशन ऑफ अ टीचर और टीचिंग। मतलब जब हम असेसमेंट करते हैं तो वो ओनली बच्चे की असेसमेंट नहीं होती, वो एक टीचर और टीचिंग प्रोसेस की भी असेसमेंट होती है। मतलब अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ टीचर्स हार्ड वर्क। मतलब जो स्टूडेंट हम जिस बच्चे को हम असेस कर रहे हैं उसकी जो अचीवमेंट को हम देखें तो वो किसका हार्ड वर्क होता है, कि टीचर का हार्ड वर्क होता है। सो टीचर इज़ ऑल्सो असेस्ड इन द टर्म ऑफ असेसमेंट। तो इस तरह हम एक टीचर को भी असेस कर सकते हैं कि जो बच्चे की जो अचीवमेंट है, क्योंकि वो एक टीचर की वजह से ही होती है, तो इस तरह टीचर भी असेस किया जाता है यहाँ पे। तो आपने एक साइड पे जैसे हम लिखते हैं कि करैक्टरिस्टिक, जो कोई भी हम मतलब हिंट दे के लिखते हैं तो उसके बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। तो अगर वो पॉइंट्स आपने 5 और 6 एक्सप्लेन करके बाकी आपने एक साइड पे लिख देने होते हैं। अगर हम पेपर को हमने 7 पेजेस का ही लिखना होता है अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन। तो जैसे करैक्टरिस्टिक्स में आएगा फर्स्ट कॉन्टिन्यूस जो हमने देखा वो पॉइंट, फिर कॉम्प्रीहेंसिव, देन इनसाइड एंड आउटसाइड, देन इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैनी एजेंसीज, देन इवैल्यूएशन ऑफ करिकुलम, मतलब यहाँ पे करिकुलम की इवैल्यूएशन भी होती है, इवैल्यूएशन टीचर की भी होती है, यूज साइंटिफिक टूल्स, हम साइंटिफिक टूल्स भी यूज़ करते हैं असेसमेंट के लिए, फॉर्मेटिव भी हो सकती है हमारी असेसमेंट और समेटिव भी होती है, देन पॉजिटिव प्रोसेस, देन इम्प्रूव गोल्स। तो यहाँ पे जब असेसमेंट हम करते हैं तो इसका मीनिंग ये होता है कि हम हमारे जो गोल्स हैं उनको इम्प्रूवमेंट करना होता है, और लास्ट में असेसमेंट में फीडबैक भी मिलती है। दीज आर सम करैक्टरिस्टिक्स। सो नेक्स्ट इज इसी का हम करैक्टरिस्टिक्स का ही पॉइंट है इवैल्यूएशन ऑफ करिकुलम। मतलब करिकुलम की इवैल्यूएशन भी होती है इसमें बोला गया कि असेसमेंट इज डन फॉर इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। बट जो करिकुलम है, टीचर और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और स्टूडेंट के बारे में तो हम उनको तो हम इवैल्यूएट करते ही हैं, उनको तो हम असेस करते ही हैं, उसका तो प्रोसेस है। लेकिन इसको करिकुलम को भी एक मेन सोर्स माना गया है कि करिकुलम किस तरह का है स्कूल का, उसको भी असेस किया जाता है इसमें। लास्ट पॉइंट इज यूज साइंटिफिक टूल्स। तो जैसे बच्चे को जो हम असेस करते हैं उसमें साइंटिफिक टूल्स का हम यूज़ करते हैं, जैसे उसको इंटरव्यू लेकर, उसको ऑब्जर्वेशन करके, या रेटिंग स्केल करके, या ओरल क्वेश्चन पूछ के, इस तरह बच्चे को इवैल्यूएट किया जाता है। देन वी हैव टाइप्स। तो इसके 3 टाइप्स हैं असेसमेंट के। फर्स्ट इज फॉर्मेटिव, समेटिव एंड लास्ट इज डायग्नोस्टिक। तो जैसे कि हमारा क्वेश्चन चल रहा है असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड ऑफ लर्निंग पे, तो हमने इसमें थोड़ा थोड़ा फॉर्मेटिव, समेटिव और डायग्नोस्टिक को एक्सप्लेन करना है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं इसकी। टाइप ही ये मतलब इसकी यही है, तो इसको थोड़ा थोड़ा बता देंगे। तो फर्स्ट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट। क्या होता है कि ऐसा प्रोसेस होता है जब टीचर used by teacher to gather information about students learning process during instruction। मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट एक ऐसा प्रोसेस है कि जब टीचर टीच करवा रहा होता है, पढ़ा रहा होता है बच्चे को, तो उसी के दौरान ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बच्चे को इवैल्यूएट करता है, बच्चे को असेस करता है। जैसे मीनिंग, जैसे टीचर अगर कुछ पढ़ा रहा है, कोई भी टॉपिक पढ़ा रहा है, तो उसको पढ़ाते पढ़ाते मतलब टीच कराते, अगर कोई ओरल क्वेश्चन है कि जनरली क्वेश्चन पूछ लेता है बच्चे को किसी को भी उठा के, तो किस तरह वो उस आंसर का रिस्पॉन्स बच्चा कर पा रहा है, तो उसी को बोलते हैं यहाँ पे फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो बच्चे को उसी टाइम पे टीचर ने असेस कर लिया कि क्या इसको कितना समझ आ रहा है। तो इस फॉर्मेटिव असेस में बच्चों को मोटिवेट भी किया जाता है, फीडबैक भी मिलती है, और उसको इम्प्रूवमेंट करने का मौका भी दिया जाता है कि वो नेक्स्ट टाइम से उस चीज़ को अच्छे से समझ के वो चीज़ में इम्प्रूवमेंट लेकर आए। लेकिन जो समेटिव असेसमेंट होती है ये ओवरऑल होती है, मतलब एट द एंड ऑफ द कोर्स। जैसे हमारे पेपर्स होते हैं ना, फाइनल पेपर्स होते हैं, एनुअल पेपर्स होते हैं जो सेमेस्टर सिस्टम, तो उसमें बच्चे को इवैल्यूएट किया जाता है कि बच्चे ने जो पेपर दे दिए और उसमें क्या उसने मार्क्स के लिए कितनी उसकी परसेंटेज आई, उसको बोला जाता है समेटिव असेसमेंट। तो समेटिव असेसमेंट इज द मेथड ऑफ जजिंग और इवैल्यूएटिंग एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम एक्टिविटी ऑफ लर्निंग। तो जब एंड में, मतलब जब वो पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर का, उसके एंड में बच्चे को क्या परसेंटेज मिली है, क्या उसके मार्क्स आए हैं, तो इसको बोलते हैं समेटिव असेसमेंट, जो एंड में की जाती है। और इसमें बच्चे को मोटिवेट करने का, जस्ट फीडबैक देने का, या फिर एक इम्प्रूवमेंट करने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि उसका ओवरऑल यहाँ पे जो एक जज कर दिया जाता है कि हाँ इसके इतने मार्क्स आए हैं। Next we have a third type, diagnostic assessment. तो diagnostic assessment means identify diseases in education
in education, diagnostic means finding factors that hinders or creates obstacle in students learning. तो diagnostic का मीनिंग होता है कि आइडेंटिफाई करना, कि उन फैक्टर्स को, उन डिसीजेस को, उन प्रॉब्लम्स को फाइंड करना जो एक बच्चे की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ऑब्स्टेकल या हिंडर क्रिएट कर रहा है, जो एक रुकावट बन रहा है, उस चीज़ को, उस हिंड्रेनेस को, जो उस रुकावटें को जो होती हैं वो उसको आइडेंटिफाई करना होता है। इसका मीनिंग यही काम होता है डायग्नोस्टिक असेसमेंट का। देन हमारा जो मेन क्वेश्चन है कि जो हम कर रहे हैं कि व्हाट इज़ असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है? सी हियर, assessment of learning is the quantification of a change in level of students learning after the time duration in which he or she has undergone in specific course of instruction। तो क्या मीनिंग है? असेसमेंट जो ऑफ लर्निंग होता है ये एक सबमिटिव टाइप की असेसमेंट होती है। ये ध्यान से अपने याद रखना, दिमाग में अपना लर्न कर सकते हो आप लोग कि जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है ये सबमिटिव असेसमेंट की तरह होता है। सबमिटिव असेसमेंट में हमने पढ़ा कि जो एक हमें ओवरऑल डिसीजन दे दिया जाता है एनुअली, मतलब एक जज कर दिया जाता है बच्चे को एट द एंड ऑफ द कोर्स। तो इसी तरह जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग एक क्वान्टिफिकेशन है, मतलब उसकी कितनी क्वान्टिटी हुई है जो चेंज में इन द लेवल ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग, कि बच्चे के जो लेवल में, जो उसकी लर्निंग के लेवल में क्या चेंजेस हुई हैं आफ्टर द टाइम ड्यूरेशन इन विच। और उस टाइम ड्यूरेशन किसका बोला है? जो एक कोर्स में, जिस वो कोर्स में, वो स्पेसिफिक कोर्स में या इंस्ट्रक्शन में वो इन्वॉल्व रहा, जिसने अगर उसने 2 ईयर की बीएड करी है, जहाँ मतलब 1 ईयर का कोई कोर्स करा है, तो उसकी कितनी क्वान्टिफिकेशन रही है, क्या उसमें चेंजेस आए हैं, उस लर्निंग को हम बोला जाता है जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग। जो उसको एंड में वो एक डिसीजन दे दिया जाता है, एक उसको जज कर दिया जाता है कि हाँ इसके बच्चे के इतने मार्क्स आए हैं। इट इज़ अ समेटिव टाइप असेसमेंट। तो वही बात की समेटिव टाइप की असेसमेंट है। इट इज़ मेनली डन बाय टीचर्स। तो टीचर्स ही यहाँ पे मेन रहता है, क्योंकि टीचर ने ही आपके मार्क्स देने होते हैं। टीचर ने ही मतलब आपको आपका जो रिज़ल्ट जो है वो भी सारा कुछ क्रिएट करना होता है। तो इसमें आपको मौका नहीं मिला जाता है, आपको नहीं बताया जाता कि आपने क्या इम्प्रूव करना है। क्योंकि एक जैसे अगर आपका पेपर हो गया, फॉर एग्जांपल इंग्लिश का पेपर है, पेपर हो गया, आपके मार्क्स आ गए, तो आपको जितने मार्क्स आए हैं आपको उसके साथ ही, हाँ बाद में नेक्स्ट क्लास में आप इम्प्रूव कर सकते हो कि मैंने इस क्लास में मेरी प्रॉब्लम नहीं है या किसी वजह से मैं इम्प्रूवमेंट नहीं कर सका, मार्क्स कम आए हैं, तो नेक्स्ट ईयर में आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। लेकिन पिछली क्लास में जिसमें आपके मार्क्स आगे हैं वो एक डन है, डेडलाइन हो जाती है, वो रिजल्ट आपका चेंज नहीं हो सकता। देन एम इज़ टू असेस चेंज इन लर्निंग लेवल। तो इसका एम क्या है कि चेंज करना लर्निंग के लेवल में। देन वी हैव नेक्स्ट इज व्हाट इज़ असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग ये होगी हमारी असेसमेंट फॉर्मेटिव टाइप की। सी हियर लिटरल मीनिंग ऑफ द फ्रेज। तो इसको एक फ्रेज बोला गया है। असेसमेंट फॉर लर्निंग एक प्रोसेस है जिसमें असेसमेंट इज कंक्लूडेड फॉर द शेक ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पे हम बच्चे को किस तरह असेस करते हैं? लर्निंग के लिए ही, फॉर द शेक ऑफ लर्निंग, मतलब उसके लर्निंग और इम्प्रूव हो और उसको फीडबैक जब मोटिवेट कर दिया जाए कि वो लर्निंग में इम्प्रूवमेंट लेकर आए। इट मीन्स स्टूडेंट्स आर असेस टू ब्रिंग चेंज एंड इम्प्रूवमेंट इन द लर्निंग लेवल। वही बात कि इसमें बच्चे की इम्प्रूवमेंट की जाती है, उसको मोटिवेट किया जाता है, उसको फीडबैक दी जाती है कि उसका जो लेवल है लर्निंग का वो इम्प्रूव हो सके। इट इज़ कंडक्टेड ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड फॉर्मेटिव टाइप। वही बात कि ये कब कंडक्ट की जाती है? जब टीचर और टीचर क्लास में है, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उसी टाइम पे ये थोड़े टाइम के लिए वो कंडक्ट की जाती है, ताकि बच्चे टीचर्स को पता चल सके कि बच्चों का जो लेवल है, जो उनको क्या कुछ समझ आ रहा है, तो किस तरह उसको मतलब इम्प्रूव किया जाए बच्चे की लर्निंग को। तो इसको बोला जाता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। और ये कौन से टाइप की होती है? फॉर्मेटिव टाइप की। नेक्स्ट वी हैव अ डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड ऑफ लर्निंग। तो डिफरेंस क्या है? ऑफ का पता है कि ऑफ समेटिव टाइप की, और जो फोर है वो फॉर्मेटिव टाइप की है। सो इट इज़ अ समेटिव टाइप असेसमेंट एंड फोर फॉर्मेटिव टाइप ऑफ असेसमेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आर नॉट इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। मतलब आपको पता है कि जो समेटिव होती है जिसमें वो टीचर्स के द्वारा की जाती है, बट और वहाँ पे स्टूडेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते। लेकिन स्टूडेंट में लेकिन फॉर्मेटिव में स्टूडेंट्स पूरी तरह इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट टीचर्स इज़ द होल सेल प्लानर। मतलब जो फॉर्मेटिव समेटिव होती है वो टीचर के अराउंड ही वो मतलब घूमती है। मतलब टीचर ही उसमें होल प्लानर होता है, वो टीचर से ही प्लान करता है कैसे क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करना है, क्या आपके क्वेश्चंस रहेंगे, जो भी कैसे क्वेश्चन पेपर रहेगा, और वही चेक करता है, वही मार्क्स देता है। तो यहाँ पे टीचर ही होल प्लानर होता है। नेक्स्ट लेकिन फॉर्मेटिव में
क्या होता है, स्टूडेंट्स वर्क अंडर टीचर्स गाइडेंस। लेकिन फॉर्मेटिव में जो स्टूडेंट है वो टीचर की गाइडेंस, जैसे आप जैसे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टीचर ने बच्चे को असेस किया, कोई क्वेश्चन पूछा, तो यहाँ पे टीचर गाइड भी कर सकता है, मोटिवेट भी कर सकता है बच्चे को, मतलब उसको इम्प्रूव भी कर सकता है कि ऐसे नहीं, ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये स्टूडेंट वर्क अंडर टीचर्स गाइडेंस। नेक्स्ट इज दिस इज अ डायरेक्ट मेथड, इज इट इज इन दिस डायरेक्ट मेथड इज यूज। तो समेटिव में डायरेक्ट मेथड यूज़ किया जाता है। डायरेक्ट मेथड किस तरह कि वही क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन पेपर होते हैं, मार्क्स मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे इनडायरेक्ट मेथड भी मेथड यूज़ किया जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट में। नेक्स्ट समेटिव में इट इज़ अ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ असेसमेंट। तो ट्रेडिशनल किस तरह है कि वही पेन पेपर टेस्ट होते हैं, रिजल्ट आता है। लेकिन यहाँ पे इन फॉर्मेटिव में ट्रेडिशनल एज वेल एज मॉडल बोथ मेथड आर यूज्ड, कि बच्चे दोनों तरीक़ों से असेस किए जाते हैं, पेन पेपर से भी और ऑब्जर्वेशन जो करके, जो उनको क्वेश्चंस पूछ के, ओरल या वाइवा जो कुछ भी, वो हर तरह उसको असेस किया जाता है। नेक्स्ट स्कूलास्टिक एस्पेक्ट्स आर गिवन इंपॉर्टेंस। तो यहाँ पे जो स्कूलास्टिक मतलब जो स्कूल में होता है समेटिव में, कि स्कूल में क्या होता है, वही रिपोर्ट कार्ड या क्वेश्चन पेपर बनने, वो उस चीज़ को मतलब इंपॉर्टेंस दी जाती है। लेकिन फॉर्मेटिव में स्कूलास्टिक एज वेल एज को स्कूलास्टिक, यहाँ पे बच्चे को स्कूल के अंदर भी असेस किया जाता है और स्कूल के बाहर भी बच्चे को असेस किया जाता है। नेक्स्ट लेस नंबर ऑफ टूल्स आर यूज्ड इन दिस मेथड। तो यहाँ पे समेटिव में हम लेस नंबर ऑफ टूल यूज़ करते हैं, वही एक पेन पेपर के द्वारा ही बच्चे को असेस किया जाता है। लेकिन यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ टूल्स, वही टूल्स के बाद रेटिंग स्केल, ऑब्जर्वेशन और क्वेश्चंस, इस तरह बच्चे को असेस किया जाता है। नेक्स्ट इज इन दिस क्वान्टिफिकेशन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स डोमिनेट द प्रोसेस। तो क्वांटिटेटिव किस तरह की, बच्चे के जो मार्क्स को ही डोमिनेट किया जाता है, मतलब मार्क्स आए, कितने मार्क्स है, कितनी परसेंटेज, वो चीज़ डोमिनेट होती है यहाँ पे। लेकिन इसमें क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स डोमिनेट होते हैं। फॉर्मेटिव में क्वालिटेटिव किस तरह के, बच्चे के ओवरऑल क्वेश्चन ही, अब उसके बस वही मार्क्स ही नहीं देखे जाते, उसकी जो टैलेंट है, उसका जो इंटेलेक्चुअल वो है, हर चीज़ को यहाँ पे देखा जाता है। नेक्स्ट मेन टाइप ऑफ टूल इज़ टेस्ट। तो वही है कि समेटिव में मेन टाइप का जो टूल किस तरह का है, टेस्ट ही है। मतलब क्वेश्चंस आते हैं, पेपर्स होते हैं एनुअली, ईयरली या सेमेस्टर में, तो वो उस तरह बच्चे को असेस किया जाता है। लेकिन यहाँ पे टेस्ट, इंटरव्यू, डिबेट, क्वेश्चनरीज, हर तरीके से बच्चे को असेस करने की कोशिश की जाती है। एंड लास्ट पॉइंट इज स्टूडेंट्स आर नॉट गिवन चांस टू थिंक। कि वही बात कि जब समेटिव असेसमेंट है तो बच्चों को सोचने का चांस नहीं दिया जाता, मार्क्स आ गए, परसेंटेज आ गई, डन, दैट्स ओके। लेकिन यहाँ पे बच्चे को चांस दिया जाता है। अगर बच्चे ने क्वेश्चन रॉन्ग बोल दिया या गलत अटैम्प्ट कर दिया तो उसको एक इम्प्रूवमेंट की जाती है, कि जैसे क्लास टेस्ट होते हैं जैसे 10 मार्क्स के, जहाँ वो चीज़ बच्चे को इम्प्रूव करने का टाइम मिलता है यहाँ पे, क्योंकि टीचर वहाँ यहाँ पे फीडबैक दे देता है, कि उनको गाइड कर देता है कि क्या मतलब प्रॉब्लम रही है। लास्ट में हम लिख देंगे कंक्लूजन। सो कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, इन कंक्लूजन वी कैन से असेसमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू इवैल्यूएट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड स्टूडेंट। तो थोड़ी सी टाइप आपकी कंक्लूजन होनी चाहिए कि जो है असेसमेंट है ये इंपॉर्टेंट है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए, स्टूडेंट्स के को असेस करने के लिए इंपॉर्टेंट है। असेसमेंट इज़ ऑफ एट द एंड, और क्या बता देना है कि भी असेसमेंट ऑफ और फॉर का क्वेश्चन चल रहा है, तो असेसमेंट ऑफ जो है वो मतलब एंड में की जाती है, समेटिव टाइप की है, और जो फॉर है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के ड्यूरिंग की जाती है, कंडक्ट की जाती है, क्योंकि वो एक फॉर्मेटिव असेसमेंट है। सो दिस इज़ अ क्वेश्चन ऑन द असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग। सो फ्रेंड्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड फॉर लर्निंग का क्वेश्चन हमने कैसे अटैम्प्ट करना है और क्या अटैम्प्ट करना है और किस तरह हमने एक प्रेजेंट करना है अपने पेपर को। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।